नमस्कार इंडिया। कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं। पूरे सब्जेक्ट में, पूरी जूलॉजी सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने चैप्टर्स हैं और किन चैप्टर्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो पिछले 5 सालों का थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया है, थोड़ा सा मंथन किया है और एक स्पेशल टीम ने सारे कंटेंट को तैयार किया है। तो अभी जो 15 दिन बचे हैं आपके पास में, आप उसमें क्या कर सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि खोने के लिए तो कुछ है नहीं हमारे पास। और इन 15 दिन में थोड़ा और पढ़ेंगे तो और मार्क्स इम्प्रूव ही होगा, आप एक मेडिकल कॉलेज के और करीब पहुंच जाएंगे। तो चैप्टर वाइज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इन चैप्टर्स में जो सब टॉपिक्स हैं उस सब टॉपिक्स में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मंथन, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे पहला चैप्टर दे रखा है यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु है ना। तो ये जूलॉजी वाले सेगमेंट में ही आ गया है और ये जो बायोमोलिक्यूल है इसको अलग अलग सेगमेंट में तोड़ दिया है। तो क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है? तो ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछ रहा है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जैसे ये रेंज हमने दे रखी है कि पिछले 5 सालों में कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो आप बात कर रहे हैं, एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी ने, वहाँ पे कौन कौन से प्राइमरी हैं, कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं और मैच द कॉलम का क्वेश्चन वहाँ पे। तो देखिए ना आप लोग, पिछले 5 सालों में कम से कम 7 क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे गए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ऊपर। कहने का मतलब ये टेबल आपको याद करना ही है बेटा जी। तो वहाँ से क्वेश्चन बार बार वो स्ट्राइक कर रहा है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एनसीईआरटी ने राइबोज का डायग्राम दे रखा है, ग्लूकोज का वहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, पॉलीसेकेराइड के बारे में एनसीईआरटी ने डिटेल में दिया है दोस्तों, क्योंकि मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड के बारे में उतना डिटेल में उसने कुछ लिखा है नहीं, केवल डायग्राम में वहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया। ग्लाइकोजन के बारे में डायग्राम दे रखा है, तो कहाँ पर 1,4 बॉन्डिंग हो रहा है, 1,6 बॉन्डिंग हो रहा है, ब्रांच वाले एरिया पे क्या हो रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस पार्ट को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और अमीनो एसिड की अगर बात कर रहे हैं तो वो ज्विटर आयन का कंसेप्ट जो लेकर चल रहा है, कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा। और थोड़ा सा याद करो, गैस ग्लाइसिन क्या है, एलेनिन क्या है, सिरीन क्या है। जो एल्काइल ग्रुप जो होता है ना, आर ग्रुप जो होता है, उसके बेस पे हमने इसका ट्रिक बना दिया है और एनसीईआरटी ने इन तीनों के बारे में ही लिखा है बच्चे। तो अमीनो एसिड्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एलेनिन का दिया हुआ है, सिरेन का दिया हुआ है। तो वो एनसीईआरटी से कंटेंट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन स्ट्राइक करा है। अब प्रोटीन पे, तो जब अमीनो एसिड की बात होगी तो प्रोटीन्स के बारे में। अब प्रोटीन जो बना, सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन होगा, सेकेंडरी प्रोटीन बना, फिर उसके बाद टर्सरी प्रोटीन बना। तो वो जो डायग्राम जो दे रखा है ना प्रोटीन्स का, वो टर्सरी प्रोटीन के अंदर अगर आप डायग्राम एनसीईआरटी का गौर से देखेंगे तो वहाँ पर प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स भी है और बीटा प्लेट्स भी है दोस्तों लेकर। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो अमीनो एसिड जब आपस में जोड़ रहे हैं तो उसका जब पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो प्रोटीन बन रहा है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे क्या पूछे, बार बार पूछे गए। तो जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसमें जो चैप्टर्स के अंदर जो कंपोनेंट दिए हुए हैं कि प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, फैट्स के बारे में दे रखा है, लिपिड्स के बारे में दे रखा है, तो वहाँ क्वेश्चन वो स्ट्राइक कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए। और चैप्टर को जब भी रिकॉल करो तो जो टेबल दे रखी है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, इसको तो रिकॉल करना ही है। साथ में वहाँ पे कुछ परसेंटेज दे रखा है, एक ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज दिखा रखा है, एक अर्थ क्रस्ट में दिखा रखा है कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर जो है क्रस्ट, उस पे पर्थ के अंदर तो कौन कौन से कंपोनेंट एलिमेंट ज़्यादा हैं। तो अगर आप डायग्राम को या टेबल को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर के जो 5 जो दिखा रखे हैं कॉन्स, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, CHON कॉन्स, ये ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होगा। आप टेबल का परसेंटेज देखिए दोस्तों, तो ये ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर वहाँ पे दे रखा है। और बाद के जो 4 दे रखे हैं वो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होंगे। तो वो किस में कौन ज़्यादा होगा, तो इसका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटे। ऐसे ही बायोमोलिक्यूल के अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड्स की बात में कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप, एस्टर बॉन्ड की बात कर रहे हैं आप, पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ बॉन्ड में कि वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपने न्यूक्लिक एसिड भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। एस्टर बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा, तो एस्टर बॉन्ड, तो बॉन्ड का नेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों लेके। पेप्टाइड बॉन्ड तो आप लोग जानते हैं ना कि अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं,
तो बॉन्ड्स का नेचर क्या है, कई बार उस पर क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस पूरे बायोमोलिक्यूल में एंजाइम वाले सेगमेंट पर पूछे गए हैं। तो होलो एंजाइम को भी अगर आप याद करो तो एक क्वेश्चन वहाँ पे बनता ही है कि वो होलो एंजाइम के दो पार्ट हो गए हैं, कि वो कोफैक्टर हो गया है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया है। तो कौन मजबूती से जुड़ा रहेगा, टाइटली कौन बाउंड रहेगा। तो आप हमेशा याद रखिए जो पीजी जो होता है ना, पीजी बोले तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो उसे टाइटली बाउंड रहता है, मजबूती से जुड़ा रहता है और वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है। तो एंजाइम पे, तो एंजाइम की जो फंक्शनिंग है बच्चे, कि एंजाइम को काम करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए ऑप्टिमम, एक पीएच का रेंज वहाँ पर होना चाहिए। तो वो उस रेंज से कम या ज़्यादा हुआ तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस तरह से ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। और एंजाइम का जो पूरा नोमेनक्लेचर का जो टेबल दे रखा है, उनके टाइप्स दे रखे हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है, ट्रांसफेरेज क्या होता है, तो हाइड्रोलाइज क्या होता है, हाइड्रेज है ना, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस ये कर रहा है। और यहाँ पर लाइगेज क्या होता है, कुछ याद आ रहा है आप लोग, आइसोमेरेज क्या होता है, लाइएज क्या होता है। तो ये पूरा सीक्वेंस जो है, तो इस पे आपको अच्छे से कंटेंट को तैयार करना है। तो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है, उस चैप्टर में एक तो जो बॉन्ड्स का नेचर है उनके ऊपर क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जो मेटाबोलाइट्स का टेबल दे रहा है उसके बारे में आपको अच्छे से डिस्कस करना है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और मैंने कहा एलिमेंट्स का परसेंटेज दिखा रखा है कि कौन ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होगा और कौन अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा होगा। और एंजाइम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एंजाइम वाले पार्ट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है बेटे। मतलब हर क्वेश्चन का होता है ना कि बार बार क्वेश्चन वहीं से, पिछले 5 साल के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। तो ये तो रहा बायोमोलिक्यूल चैप्टर की बात। अब अगला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो पूरे चैप्टर में जहां से क्वेश्चन स्ट्राइक हो रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो स्ट्राइक हो रहे हैं, एक तो गैसेज एक्सचेंज के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक्सचेंज अगर आप इस एल्वियोलस को देखो और यहाँ पे टिश्यू को देखो, ये टिश्यू सेल्स मैंने दिखा दी और ये आपका हार्ट यहाँ पे दिखा दिया है। तो एक्सचेंज जो हो रहा है वो एक्सचेंज एक तो यहाँ होता है, ये प्राइमरी साइट होती है, बोले तो प्राथमिक स्थल होगा, और उसके बाद एक्सचेंज यहाँ पे टिश्यू लेवल पे देखने को मिलेगा। और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो कितना ml आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन का कितना परसेंट प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया, कितना आरबीसी में चला गया। जो ऊपर ही ऊपर एनसीईआरटी ने वहां पर फर्स्ट पैराग्राफ में 4 या 5 लाइन लिखी है, उस पर क्वेश्चन बार बार स्ट्राइक कर रहा है। और CO2 जो बन रहा है वो कितना प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, कितना बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएगा, वो सारी चीजें तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रांसपोर्ट और 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, और जब लेकर जा रहा है वो 20 ml, तो वो टिश्यू को केवल कितना दे रहा है, 5 ml ही दे रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है। और जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और डिमांड जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वही सारो 15 ml देता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार वो पूछ रहा है दोस्तों लेके। तो खूब रिपीटेशन इन टॉपिक के ऊपर। अगर आप हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहे हैं तो इस कर्व के 2 पॉइंट पे यहाँ पे क्वेश्चन बार बार आपसे पूछेगा कि बी पॉइंट कहाँ पर आया, ए पॉइंट कहाँ पर आया। आपको पता होना चाहिए कौन सा सिस्टमिक आर्टरी में है और कौन सा सिस्टमिक वेन में है। मतलब पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है तो परसेंटेज सैचुरेशन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट वो आपसे ये पूछेगा कि ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है और ये पॉइंट कहाँ पर अचीव हो रहा है। मतलब यहाँ पे 75% सैचुरेट है दोस्तों। तो आप बता सकते हैं ये टिश्यू लेवल पे देखने को मिलेगा और ये 40 mmHg वाला कंडीशन होगा दोस्तों। तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो ग्राफ दे रखा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का, उस ग्राफ में इन पॉइंट्स पे आपसे क्वेश्चन, एक हाँ कंडीशन पे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सी कंडीशंस है जब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है ना, तो यहाँ पे तो ये आपके लंग्स की एल्वियोलाई में देखने को मिलेगा। मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे कम होगा। एसिडिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, H+ वहाँ पे एसिडिटी वहाँ पे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वहाँ पर एल्वियोलाई का कंसेप्ट है। तो एसोसिएशन कहाँ हो रहा है, डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन को अफेक्ट कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। और ये पल्मोनरी वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं। तो करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा। इधर टाइडल वॉल्यूम रख देगा, इधर ERV रख देगा, इधर RV रख देगा, इधर क्या रख देगा, IRV रख देगा, और ये वॉल्यूम रखकर उनकी रेंज दे देगा। फिर आपसे मैच द कॉलम करवा लेगा। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, हर बार टेबल पे ये मैचिंग वाला क्वेश्चन।
तो सिंपल सा आपको एक याद रखना है कि तेरी वॉल्यूम तेरे को याद रहनी चाहिए बच्चे। तो टाइडल वॉल्यूम सबसे कम होता है 500, आप लोग जानते हैं। फिर ERV होता है 1000 से 1100 के बीच में। फिर RV होता है 1100 से 1200 के बीच में। फिर IRV होता है 2500 से 3000 की रेंज के अंदर दोस्तों। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर, वो क्या पूछ रहा है बार बार, वो आपके O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म पे पूछ रहा है, या आपके पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मैचिंग करवा करवा के बार बार क्वेश्चन आपसे कॉल करवा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ब्लड के कंपोजिशन पर आ रहे हैं। तो ब्लड के दो पार्ट, देखो ना कितने क्वेश्चन यहाँ पर स्ट्राइक किए गए हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं दोस्तों। तो पिछले 5 सालों में इतना बार कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन है। तो याद रखना है आपको पूरा फाग महोत्सव कि फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है, एल्बुमिन का फंक्शन क्या होता है, ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है। फिर वो ब्लड सेल्स के बारे में दिया हुआ है, वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, वो RBCs है, डिफरेंट टाइप्स की WBCs है, कुछ याद आ रहा है। और WBC जो होती हैं वो कलरलेस होती हैं, तो उनके परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी WBC सबसे ज्यादा होगी। और प्लेटलेट्स है तो उसका फंक्शन क्या है, वो रुद्राणु लाल रुद्राणु है, श्वेत रुद्राणु है, या वो बिंबाणु है, तो उनके परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, सबसे कम परसेंटेज क्या होगा, तीनों तरह की जो ब्लड सेल्स दिखा रखी है उनके अंदर। और WBC में भी सबसे ज्यादा किसका होगा, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है ना। तो बेसोफिल सबसे कम होती है और न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है। और NCERT ने जो परसेंटेज दे रखा है वो आपको याद करना ही है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ब्लड वाले सेगमेंट पर पूछे जा रहे हैं बेटा जी। ECG पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये ECG का, कि ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इस ग्राफ के अंदर इन वेव्स के बारे में पूछ रहा है कि ये P वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Q वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R वेव है, S वेव है और ये T वेव है। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स जो बन गया ये एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि P वेव का मतलब क्या है, और टी वेव अगर डिप्रेस हो गया है या टी वेव फ्लैट हो गया है, ऐसा किस कंडीशन में होता है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे, तो सिंपल सा वहां पे कि वेव का मतलब क्या है, इस QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, और उसमें कुछ फ्लक्चुएशन के बारे में कि एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल होगा। क्या होगा, दोनों नीलों का संकुचन जो है वह समाप्त हो गया है, क्योंकि उसके बाद तो नीले जो होंगे वो शिथिलन अवस्था के अंदर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा। तो टी वेव की जो समाप्ति है दोस्तों, यहाँ पे ये टी वेव खत्म हो गया है। और टी वेव की समाप्ति एंड ऑफ सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ सिस्टोल को दर्शाता है। सिस्टोल किसका है, ये संकुचन किसका है, ये सिस्टोल है नीले का। किसका है, नीले का है दोस्तों। तो यहां पे ECG पे बार बार क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है दोस्तों। अगला है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन और मूवमेंट जो चैप्टर है दोस्तों, वहां पे बोन्स के बारे में दिया हुआ है, वहां पे मसल्स के बारे में दिया हुआ है। तो बोन्स और मसल, तो मतलब वहां पे स्केलेटल सिस्टम पे कि कितनी बोन्स हैं। और आपको NCERT का नया करेक्शन तो पता ही होगा ना, ये हाइड बोन को स्कल से उन्होंने हटा दिया है। ये 8 क्रेनियम को याद रखना है, 14 फेशियल बोन्स को याद रखना है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है 8 क्रेनियल बोन होगा और 14 फेशियल बोन होगा, टोटल 22 बोन्स हो गई है। तो वो 8 बोन्स जो हैं उन पे पूछ रहा है कौन सी पेयर्ड है कौन सी अनपेयर्ड है, वहां पे क्वेश्चन। तो हड्डियों में होता है फॉस्फेट, आपको याद रखना है फॉस्फेट। क्या याद रखना है, फॉस्फेट। तो ये 111 होगा, ये 212 होगा। मतलब पैराइटल बोन की बात कर रहे हैं या टेम्पोरल बोन की बात कर रहे हैं, ये पेयर्ड होती है, बाकी सब क्या होती है, अनपेयर्ड होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है दोस्तों। और क्या, जो आपका स्केलेटल अल्पाज में जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो जॉइंट दिखा रखा है ये पाइवोटल जॉइंट है। कुछ याद आ रहा है आपको लोग, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये जॉइंट जो होता है ये हिंज जॉइंट होता है। और ये जो जॉइंट होता है अंगूठे का, ये कौन सा होता है, सैडल जॉइंट होता है। और ये कलाई वाला जो होता है आपको पता है, ये वाला ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो जॉइंट्स पे वहां पे जॉइंट का नाम लिख देगा और वहां पे बोन्स दिखा देगा, फिर आपको बताना है कि इस जॉइंट के ऊपर किस तरह का टाइप मौजूद है दोस्तों। तो जॉइंट पे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। हाँ, डिसऑर्डर्स पर आ रहे हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस की आप बात कर रहे हैं।
कुछ याद आया? तो माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पूछ रहा है वहाँ पे लेके, कुछ विकार दे रखे हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स वहाँ पे दे रखे हैं, उन सब के बाद ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो विकार हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उन पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा। तो हर चैप्टर के अंदर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर के लास्ट में डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, उन डिसऑर्डर्स के बारे में आपको अच्छे से रीड करना ही है। जैसे रेस्पिरेटरी की बात करें तो एम्फाइसेमा दे रखा है, अस्थमा दे रखा है, तो वहाँ पे पता होना चाहिए कौन सा क्रॉनिक होता है, कौन आनुवंशिक या जेनेटिक होता है, उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आएगा और सिंपल सा क्वेश्चन आपकी हल्की सी भूल के कारण वो गलत हो जाएगा, तो वो आपको सही रखना है बेटे। तो अगला चैप्टर है इन सब के बाद में न्यूरल कंट्रोल वाला। इस चैप्टर से वैसे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जितना भी पार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, वो उसके पार्ट के फंक्शन पे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, मेडुला का फंक्शन क्या है, पोन्स का फंक्शन क्या है। और अगला क्वेश्चन कोई पूछ रहा है इस पूरे चैप्टर में, तो वो पूछ रहा है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में। तो सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, और ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव यानी सक्रिय परिवहन होता है। बार बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ब्रेन के जो पार्ट दिए कि ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है, और जो हाइंड ब्रेन है उसे पोन्स होता है, उसे मेडुला होता है। और थोड़ा सा और याद करो, एक लिम्बिक तंत्र के बारे में दिया हुआ है, एक ब्रेन स्टेम के बारे में दिया हुआ है। तो स्टेम के अंदर सेरिबेलम शामिल नहीं होता है कि ये जो आपका ब्रेन है ना, ये जो आपका ब्रेन है ना, इसमें ये पोन्स आ जाएगा, ये मेडुला आ जाएगा, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इन तीनों के मिलने से स्टेम बन गया है, ये इसका तना बन गया है, इसके ऊपर आपका ब्रेन रखा हुआ है। तो ब्रेन स्टेम में ये कंपोनेंट शामिल होंगे। ये जो सेरिबेलम साइड में दिखा रखा है, ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा नहीं है। तो यहां भी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा जी। तो सिंपल से पॉइंट बीच बीच में दे रखे हैं, जहां पे हाइपोथैलेमस के फंक्शन को मत छोड़ना, वहां पे क्वेश्चन पूछेगा ही। और मेडुला तो आपने पढ़ा है ना, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग इनवॉलंटरी होता है, और इनवॉलंटरी है तो इस पर सारा नियंत्रण जो रहता है अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर किसका रहता है? मेडुला का रहता है। हार्ट की जो कार्य प्रणाली जो होती है, आपकी हृदय गति, उस पर भी मेडुला का नियंत्रण रहता है। तो श्वसन पर जो प्रणाली है, जो उसकी दर को कम और ज़्यादा करना, तो मेडुला उसको और उसके काम में हेल्प कौन करता है? पोन्स कर देता है। तो उनके जो ब्रेन के जो पार्ट्स दे रखे हैं, उनके फंक्शन पे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा जी। और कंपोनेंट पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो आपका अनुमस्तिष्क दे रखा है, या जो प्रमस्तिष्क दे रखा है, कि ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है या मिड ब्रेन का पार्ट है। इस तरह के क्वेश्चन वो बार बार डिजाइन कर रहा है बेटे। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स के बारे में। अब हार्मोन की नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नेचर का होता है बेटा जी, और कौन सा प्रोटीन नेचर का है, और कौन सा आयोडोथायरोनिन नेचर का हो गया है। तो स्टेरॉयड नेचर का होगा तो वो हार्मोन क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके चला गया है? हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पे होगा? तो शुरू में जो दे रखा है, और चैप्टर के लास्ट में जो दे रखा है, इंट्रोडक्शन के बाद में लास्ट में दे रखा है कि कौन सा स्टेरॉयड नेचर का हार्मोन है, कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा पेप्टाइड है, कौन सा प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, और किसके रिसेप्टर कहाँ होंगे, मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर किसके होते हैं, न्यूक्लियस में रिसेप्टर किसके होते हैं। इसके ऊपर वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप बात कीजिए, उसके हार्मोन को तो आपको पता ही है, रिप्रोडक्टिव जो फंक्शंस हैं, पूरा हार्मोनल बेंस, उसके साथ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफएसएच का रोल क्या होता है, एलएच का रोल क्या होता है, मेल में ये क्या करता है, फीमेल में ये क्या कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ये ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, ये वहां से रिलीज हो रहे हैं दोस्तों। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन वहां से बनकर यहां पर आते हैं, फिर ये इसको रिलीज कर देता है दोस्तों। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है, तो मीडियल पार्ट जो होता है, मध्य भाग जो होता है, मेलेटोनिन के बारे में सुना होगा, तो वो हार्मोन कहाँ से आ रहा है, पीनियल से आ रहा है या मध्य से आ रहा है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिटेल में दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे खासे आपसे स्ट्राइक कर रहा है।
थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो पीटीएच पे क्वेश्चन पूछा है, पैराथायराइड हार्मोन की बात कर रहे हैं, कैल्सिटोनिन की बात कर रहे हैं, इनकी फंक्शनिंग पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। तो हार्मोन वाले चैप्टर में हार्मोन का नेचर आपको देखना है दोस्तों। हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पे है, वो झिल्ली में है या फिर अंदर केंद्र के अंदर है वहां पर लेके, तो वो हार्मोन कहाँ पर पहुंचा है और किस तरह से कोशिका की कार्यप्रणाली को सूचना दे रहा है दोस्तों। और इन ये जो दो चार जो ग्लैंड है कि थायराइड के बारे में पूछेगा, पैराथायराइड के हार्मोन के, पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में पूछेगा। इन पे क्वेश्चंस फिक्स रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं बार बार बेटा जी। फिर है एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम जो चैप्टर दोस्तों, उसमें जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि सिमेट्री कैसा होता है, सिलोम किस तरह का होता है, किस तरह की सम्मिति है, वो असम्मित होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, वो अरीय सम्मित होते हैं, सिमेट्री कैसा होगा, वो रेडियल है, बाइलेटरल है या एसिमेट्रिकल है, सिलोम है या नहीं है। मतलब शुरू में जो आधार दे रखा है वर्गीकरण का, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उस पे वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, बार बार उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और हर फाइलम का आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर ध्यान होना चाहिए कि ये स्पंज है तो यह कैनाल सिस्टम मिलेगा, ये सिलेंट्रेट्स है तो यहाँ पे स्टिंगिंग सेल्स यानी दंश कोशिकाएं मिलती हैं, और ये प्लेटी हेलमिंथ है, इनमें फ्लेम सेल्स मिलती है, ज्वाला कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। ये एसके हेलमिंथ होते हैं, यहाँ से अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम पे आ गया। और ये नेफ्रिडिया है, मतलब ये एनिलिड्स आपको जहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ये आर्थ्रोपोड्स है, वहाँ पे जॉइंटेड अपेंडिसेस आपको देखने को मिलते हैं। ये मोलस्क है तो इनका बॉडी सॉफ्ट होता है और इन पर कवरिंग यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग कैल्केरियस शेल देखने को मिलता है। और ये इकाइनोडर्म्स होते हैं, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी जल विथि तंत्र इनमें पाया जाता है। तो ये हेमीकोर्डेट है, ये यूरोकोर्डेट है, ये क्या है, सिफेलोकोर्डेट है। तो जो हेमीकोर्डेट है तो पहले उनको कहाँ रखा गया, बाद में एक अलग से उनको बना दिया गया। तो उनके जो कोलर पार्ट जो होता है उसमें स्टोमाकोड होता है, जो नोटोकोड सदृश संरचना थी, कुछ इस तरह के। तो जो स्पेशल फीचर जो दे रखे वो आपको ध्यान रखने। तो कोर्डेट की अगर बात करें, दूसरा सेगमेंट है कोर्डेट, वहां भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब पाइसेज मछलियों पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो उपास्तिल मछलियां हैं, वो अस्तिल मछलियां हैं, कौन सी समुद्री जल में मिलेगी, कौन सी स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों में मिलेगी, कौन अमोनिया रिलीज कर रहा है, कौन यूरिया रिलीज कर रहा है। तो सिंपल सा ट्रिक मैंने कई बार बताया है, ABCU। मतलब जो बोनी फिश जो होती है वो अमोनिया रिलीज करती है, और कार्टिलेज फिश जो होती है वो यूरिया रिलीज करती है। और बी फॉर बोथ होगा बेटा जी। जो बोनी फिश होती है वो दोनों तरह के एनवायरनमेंट में मिलती है, मतलब मराइन में भी मिलेगी, समुद्री में भी, और वो फ्रेश वाटर में भी मिल रही है बेटा जी। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार वहां से स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, ये तो किंगडम एनिमलिया। अगला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये 12th का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव इस पे, और मेल वाला पार्ट है तो टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर है उसमें कितनी लोब्यूल्स होती हैं, और एक लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। बार बार वो क्वेश्चन वहां से स्ट्राइक कर रहा है। स्पर्म्स कहाँ पे बने हैं, कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, कितना नंबर उनका इजैकुलेट हो रहा है, उसमें तक कितना परसेंटेज जो है वो एकदम स्वस्थ होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। मतलब 60% का 40% तो 25% 24% वो हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है। और फीमेल वाले पार्ट के अंदर वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि ओविडक्ट जो होती है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, मतलब जो अंडवाहिनी या डिम वाहिनी है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और कहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है, गर्भाशय यूट्रस के भाग कौन कौन से हैं, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं बाह्य जननांगों के बारे में, उसके और उसमें क्या पेयर्ड है क्या अनपेयर्ड है, ये सब कुछ बार बार क्वेश्चन आपसे स्ट्राइक कर रहा है बेटा। हाँ, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो आते हैं किस पे, हार्मोनल वाले पार्ट पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पार्ट के ऊपर, वो GnRH की कहानी। और फिर उसके बाद में FHS रिलीज होगा। फीमेल में पहले FHS रिलीज होता है, मेल में पहले LH रिलीज होता है। तो मेल में LH लेडिक सेल को बोलेगा, और लेडिक सेल क्या करेगी, एंड्रोजन्स को रिलीज करवाएगी, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। फिर वो अंदर चला गया सेमिनिफरस ट्यूबुल में, वहाँ सर्टोली सेल के बारे में सुना होगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में सुना होगा। फिर उसके बाद में FHS भी रोल प्ले कर देगा और स्पर्मेटोसिस का प्रोसेस चलेगा।
और फीमेल में पहले एफएसएच रिलीज होता है और वो एफएसएच जो होता है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है और डेवलपिंग फॉलिकल जो होती है उनसे एस्ट्रोजन रिलीज होता है और वो एस्ट्रोजन एक तरफ तो एलएच को रिलीज करवाएगा और दूसरी तरफ वो यूट्रस को जाके बोलेगा कि आप अपनी एंडोमेट्रियम को तैयार कर लीजिए। तो जैसे ही एलएच का सर जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा और फिर सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, अगर ठीक उसी समय इंसेमिनेशन हो गया है और स्पर्म्स आ गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन होना है, तो उसकी तैयारी करनी है, तो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करवाना है, उसको बनवाना है, ये काम एस्ट्रोजन कर चुका है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम को बनाए रखना ये काम प्रोजेस्टेरोन करता है और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कॉर्पस लुटियम से रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, उसको बनाए रखेंगे और फिर एफएसएच एलएच का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो हार्मोन पे जो क्वेश्चन आ रहा है बार बार, हाँ मतलब जो जिस समय किसमें ओवरी में कुछ इवेंट चल रहे होते हैं उसी समय यूट्रस में भी कुछ इवेंट हो रहे होते हैं। तो दो स्ट्रक्चर है बच्चे, एक ओवरी होता है, दूसरा यूट्रस होता है और उन दोनों को मिलाकर ही पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो ध्यान रखना है इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो ल्यूटियल फेज होता है जिसको आप लोग सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इसका ड्यूरेशन फिक्स रहेगा। और चांस की बात है कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर 28 डेज का साइकिल है तो 28 दिन के साइकिल में मिड ऑफ द साइकिल ओवुलेशन हो जाता है, तो बाकी 14 दिन का ये क्या रहेगा, फिक्स रहता है। तो इसका ड्यूरेशन फिक्स रहता है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, oogenesis का प्रोसेस है, तो कहां पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया तो कहां बनती है और किस तरह से, तो रिलीज क्या हो रहा है ओवरी से, प्यूबर्टी से पहले क्या प्रोसेस हो रहा है, प्यूबर्टी के बाद में क्या प्रोसेस चल रहा है। तो उस पूरी मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी ने दे रखी है जो टेबल की फॉर्म में कि वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज है, उसके बाद में वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज आती है और उसके बाद में मैचुरेशन परिपक्व प्रावस्था आती है जिसमें मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है और वो पोलर बॉडीज वाले कंसेप्ट जो हैं उन पे क्वेश्चंस बार बार स्ट्राइक कर रहा है। और प्रेगनेंसी हो गई है, जेस्टेशन का पीरियड जो चल रहा है, पार्चुएशन में कौन कौन से हार्मोन का रोल होगा, ऑक्सीटोसिन किस तरह से है और किस तरह से वहां से सिग्नल्स आते हैं कि वो फुली फीटस डेवलप हो गया है, और जो फीटस जो बना है उसके पहले महीने में क्या डेवलप होगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ यानी, और फिर सेकेंड मंथ में क्या डेवलप होगा, थर्ड मंथ में क्या डेवलप होगा, और फिर उसके बाद में फिफ्थ में क्या आएगा और सिक्स में क्या आएगा, और 9 महीने का फीटस पूरी तरह से डेवलप हो गया है। ये मैं पहले भी आपको जो हम ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आए थे तो उसके अंदर भी हमने आपको डिटेल में बताया था दोस्तों लेके। तो वो क्वेश्चन कि कौन कौन से महीने के अंदर क्या क्या पार्ट डेवलप हो रहे हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, हार्ट बीट कब आप सुन सकते हैं और कब स्टेथोस्कोप से आप इसको सुन सकते हैं दोस्तों लेके, लिम्स वगैरह कब डेवलप हो जाते हैं, आईलिड्स वगैरह कब सेपरेट हो जाती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कब आ जाते हैं, हेड पर हेयर कब आ जाते हैं, ये सारी चीजें कौन कौन से महीने में क्या हो रहा है उस पर क्वेश्चन पूछना ही है। और वहां पे प्रोलैक्टिन का रोल, और जब प्रोलैक्टिन की बात करेंगे तो फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर भी वो क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है बेटे। अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है तो वो जो डिवाइसेस जो ली गई हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, उन पे क्वेश्चन आ रहा है। वो डिवाइसेस जो हैं तो हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, मतलब, और कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइस कौन कौन सी है, लिप्स लूप किस तरह से काम करता है, LNG-20 किस तरह से काम कर रहा है, कॉपर टी कॉपर 7 किस तरह से काम कर रहा है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन वो बार बार क्या है पूछ रहा है दोस्तों लेके। तो वो क्या कर रहे हैं वो डिवाइसेस, कौन है जो इम्प्लांटेशन को रोक रहा है, कौन है जो ओवुलेशन को रोक रहा है, इन सब के ऊपर बार बार क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है बेटे। आगे चलें तो ये रिपोर्टेड, और एक एसटीडी का टेबल है, एक पेज पे एसटीडी लिखा है, तो एसटीडी जो है उनके नाम याद करने हैं और उनका जो पॉजिटिव एजेंट है कि किसके थ्रू फैल रहा है। जैसे मैंने कहा सिफाली ट्रिपाली, याद रहेगा रे, मतलब सिफेलिस जो होता है वो ट्रेपिनोमा पैलिडम से होता है, किससे होता है, ट्रेपिनोमा पैलिडम से हो रहा है सिफेलिस जो एसटीडी जो है, और जो एड्स है वो HIV से हो रहा है, किससे हो रहा है। तो कौन कौन सी एसटीडीज को अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो आप उनको 100% क्योर कर सकते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ में वहां पे लिखा हुआ है। तो इस पे बार बार क्वेश्चन वो पूछ रहा है बेटे। अब चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो शुरू में कोई डिजीज दी हुई है बेटा जी,
ये बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफॉइड और निमोनिया की बात कर रहा है, ये वायरल डिजीज है, कॉमन कोल्ड और एड्स और हेपेटाइटिस की बात कर रहा है, और ये प्रोटोजोल डिजीज है, मलेरिया की बात कर रहा है, अमीबियासिस की बात कर रहा है, ये फंगल डिजीज है, रिंगवॉर्म की बात कर रहा है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो डिजीज है इनका कॉजिटिव एजेंट क्या है, वो उसका रोगाणु क्या है, क्या है रोगाणु क्या है, किससे हो रहा है। मतलब यहाँ पे डिजीज का नाम लिखेगा, वहां पे उसके रोगजनक यानी पैथोजन का नाम लिख देगा और आपसे मैच द कॉलम करवा लेगा। तो क्वेश्चन बार बार वहां से स्ट्राइक कर रहा है बेटे, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सही करना है। और HIV से एड्स हो रहा है तो उसका जेनेटिक मेटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, मैक्रोफेज उसकी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, टी हेल्पर सेल को वो उड़ा रहा है, उसका नंबर बहुत कम हो जाएगा तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाएंगे इस तरह से। तो अब मैक्रोफेज को फैक्ट्री बोल रहे हैं, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कैंसर की गांठ हम लोग मैलिग्नेंसी को ही बोल रहे हैं, तो बार बार क्वेश्चन यहाँ पे। और मेटास्टेसिस का प्रोसेस मैलिग्नेंट ट्यूमर में ही होता है, और जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल का प्रॉपर्टी नहीं है। तो कैंसर को किस तरह से आप डिटेक्ट करेंगे और किस तरह से आप उसको ट्रीट करेंगे, जो टेक्निक्स के बारे में जो दिया हुआ है वहाँ उनके बारे में कि बेस्ट टेक्निक और वो हार्मफुल है या नहीं है, इन सब के बारे में। जिस तरह से एड्स के लिए जो होता है वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, वैसे ही कैंसर के लिए बायोप्सी क्या होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। जब आपने उत्तक या टिश्यू की जांच कर ली तो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन बार बार वो स्ट्राइक कर रहा है बेटा जी। तो अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के अंदर कि उसकी डिमांड क्या क्या है, आप क्या कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। कि आपको एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में खूब सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज वहां पर होनी चाहिए, कि वो क्लोनिंग वेक्टर्स जो आपके काम मिल रहे हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज वहां पर होनी चाहिए उनके बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछा। क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 उसका डायग्राम आपको याद करना ही है, कहां पर ओराई साइट होता है, कहां पर रोप साइट होता है, रोप साइट का फंक्शन क्या होता है, एम्पिसिलिन वहां पर रेजिस्टेंस साइट का है, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट क्या है, कौन सा एंजाइम वहां पर कट कर रहा है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा जी। तो PBR 322 ये नेचुरल या नॉर्मल E-coli में नहीं होता है, आपको पता ही है, मैन मेड होता है PBR 322। तो यहाँ क्लोनिंग वेक्टर, तो इसके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा जी। तो डायग्राम बनाकर इसको याद रखना, ताकि याद कर लेना, ताकि क्वेश्चन ना तो गलत हो और ना छूटे आपसे दोस्तों लेके। और किस तरह से उस जेनेटिक मटेरियल को आप लोग आइसोलेट कर रहे हैं, किसको आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, PCR के स्टेप्स के बारे में पूछ रहा है, कौन सा एंजाइम वहां पे यूज कर रहा है जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर जाएगा, इन सब के बारे में क्वेश्चन बहुत बार स्ट्राइक कर रहा है। और क्लोनिंग वेक्टर पे और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे तो आप देख सकते हैं कि ये जो RE चलती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाली, वो कहाँ चलती है, उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो RE के बारे में जितना भी NCERT दे रखा है उसको आपको अच्छे से रीड करना है बेटे। एप्लीकेशन वाला पार्ट लेके चलें। तो एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या यूज हुआ है, RNA इंटरफेरेंस की आप बात कर रहे हैं, और किस तरह से आपने इंसेक्ट रेजिस्ट प्लांट बनाए हैं, पेस्ट रेजिस्ट प्लांट बनाए हैं, उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और किस तरह इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। क्योंकि जब आप इंसुलिन को बनाने लगे दोस्तों तो C पेप्टाइड वाली प्रॉब्लम आ गई। तो याद है ना, A चैन, B चैन, अल्फा चैन, बीटा चैन को सेपरेट बनाया गया, फिर उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया। इस पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बहुत बार रिपीट किया गया है। अगर आपको याद हो तो 1990 की कुछ कहानी याद आ रही होगी। एक 4 साल की बच्ची थी अशांति डिसिल्वा, 4 ईयर ओल्ड बेबी, है ना। तो ये क्या था, गर्ल थी दोस्तों, और इसके अंदर जीन थेरेपी किया गया था इस किड के लिए, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। और जो यहाँ पे जीन में डिफेक्ट आया था वो ADA जीन था। मतलब जितना मैंने लिखा है हर लाइन पे क्वेश्चन पूछता रहा है और आपसे बार बार पूछता भी रहेगा। तो सबसे पहले सक्सेसफुली जीन थेरेपी किसके लिए किया गया, कौन से ईयर में किया गया, उस बच्ची का एज क्या था, कौन सी प्रॉब्लम के लिए किया गया, किस जीन में डिफेक्ट आ गया था, ये सब कुछ क्वेश्चन बार बार उसने रिपीट किया है बेटे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, PCR के बारे में आपने सुना होगा, एलाइजा के बारे में आपने सुना होगा, वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में सुना होगा, उन सब के बारे में जो लास्ट में दे रखा है वो आपको अच्छे से रीड करना है बेटे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एप्लीकेशन पार्ट में भी बहुत अच्छे। तो बायोटेक का भी एक अच्छा खासा वेटेज है दोस्तों।
हाँ, एक चैप्टर रह गया था 11th वाला, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो ये जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो एक तो हार्मोनल वाला है वहां पे लेके कि वो रास मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, रास मैकेनिज्म। और रास को अपोज करने का काम कौन करता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर करता है। कि जब आपका बीपी कम हो गया है, जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, जब जीएफआर कम हो गया है, तो आपकी किडनी की जो जेजी सेल्स होती है उनसे रेनिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, रेनिन रिलीज होता है। और रेनिन लीवर से आने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब इस फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करने का काम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करेगा दोस्तों, और वो आपकी कहां से आता है, लंग से आ रहा है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो बन गया है वो 3 काम करता है। एक तो वो इफरेंट आर्टेरियल को कांटेक्ट कर देता है पीसीटी से, और वो क्या करता है, सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करवा देता है, और साथ में एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके बोलता है, उससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। फिर एल्डोस्टेरोन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, फिर सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। इस तरह से जीएफआर को फिर से बढ़ा लिया जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब जीएफआर कम होगा, जब ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम होगा, तब ये रास काम करेगा, और उल्टा होगा तो एएनएफ काम करेगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है इस चैप्टर के अंदर, यहाँ पे लिख देगा कि यहाँ पे कि ये एक एनिमल का नाम लिख दिया, एक एग्जाम्पल या ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया, वहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया, फिर वो मैच द कॉलम करवा लेगा। या उनकी नेचर के बारे में पूछ लिया है, कौन सा अमोनोटेलिक है, कौन सा यूरियोटेलिक है, कौन सा यूरिकोटेलिक है। और जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, रीएब्जॉर्प्शन पार्ट, जो फंक्शनिंग दे रहे हैं बार बार, जो फंक्शनिंग दे रहे हैं कि वो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो चल रहा है कि सोडियम का क्या रोल होता है, सोडियम क्लोराइड का, और यूरिया का क्या रोल होता है, लूप ऑफ हेनले में किस तरह से काम करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब में किस तरह से काम कर रहा है, असेंडिंग लिम्ब में किस तरह से काम कर रहा है, वासा रेक्टा में कैसे काम कर रहा है, तो वहां पर मेन रोल सोडियम क्लोराइड और यूरिया का ही है दोस्तों। तो कंसंट्रेशन है यूरिन का मैकेनिज्म जो है कि वो 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो बनाया गया, तो वो मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहा है। तो 3 स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, एक सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है दोस्तों। तो मैकेनिज्म में कहाँ कहाँ किसका रीएब्जॉर्प्शन किस तरह से हुआ कि जो डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर के लिए परमेबल होती है, असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होती है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन वो बार बार स्ट्राइक कर रहा है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने मंथन कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट 40 पॉइंट को हम लेके चले। ये 40 का एक धमाका है, और इस 40 से आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे उस 360 के, क्योंकि 40 चारों सब्जेक्ट में हो गए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बेटा जी। तो एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के साथ में लेकर, ताकि 4 मई को आप अपना सबसे बेहतरीन खेल कर आएँ। तो जब हो आपके सपनों की बात, तो आकाश इंस्टीट्यूट है हमेशा आपके साथ। थैंक यू।